नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 116 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न आपके मन में हमारी इस जन्म कुंडली की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही दो प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का और अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने लिखा है कि सपने में शिवलिंग के समक्ष शनि भगवान की शांति के लिए पूजा पाठ करना क्या संकेत देता है? देखिए, सपना तो आपने अच्छा देखा है, ये एक शुभ संकेत है और ये आने वाले समय में सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की ओर इशारा करता है। तो ये तो एक अच्छा सपना हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो रही है, जीवन काल में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो रही है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। स्वप्न भी आपको आने वाली घटनाओं के विषय में प्रदर्शित कर देता है। ज्योतिष में इसके कुछ योग होते हैं, तो उन योग के होने पर आपको स्वप्न के माध्यम से आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, तो इसको अच्छा सपना माना जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप पहले से शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे थे तो इस स्वप्न का यह भी संकेत है कि शनिदेव आपकी पूजा से प्रसन्न है, ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है। और इसके साथ ही साथ में यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार इत्यादि हैं तो ये बीमारी से मुक्ति के भी संकेत को प्रदर्शित करता है। तो इस स्वप्न को अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल इसमें पॉजिटिविटी ही है, कहीं भी नेगेटिविटी यहाँ इस स्वप्न में नहीं है। और वैसे भी सपने में शिवलिंग देखना बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये अच्छा सपना है, बढ़िया है। इसको किसी को बताइएगा नहीं, अपने तक रखना चाहिए जो अच्छे सपने होते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये ऋतिक कुमार राय जी का। इन्होंने पूछा है कि किन किन महादशा अंतरदशा में जातक को महामृत्युंजय करवाना चाहिए जहां अत्यंत आवश्यक हो। देखिए, निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा रहे हैं। नॉर्मली तो लोग, यदि कोई व्यक्ति हेल्थ इश्यूज में रहता है, हेल्थ की उसको प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो, आईसीयू इत्यादि में हो, सीरियस कंडीशन में हो, क्रिटिकल स्टेज में हो, या बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर के परेशान हो, तब उसको महामृत्युंजय मंत्र कराने की सलाह दी जाती है। यदि किसी की कुंडली में मार्केश की स्थिति चल रही हो, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बनी हो, रोड दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति बन रही हो और दुर्घटना के जो योग इत्यादि होते हैं वो बन रहे हो, तो बोला जाता है कि आपको महामृत्युंजय करा लेना चाहिए। किन किन महादशा और अंतरदशा में ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कई बार गुरु की दशा में भी कराना होता है। गुरु यदि मार्केश होकर के कष्ट प्रदान करने पर आए और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो गुरु की महादशा में भी कराना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड वही गुरु की महादशा किसी अदर पर्सन के लिए उसको बुलंदी को टच करा रही होगी। तो किन किन महादशा और अंतरदशा में नहीं, जब उस जातक के मार्केश की महादशा चल रही हो, अष्टमेश की दशा में षष्ठेश का अंतर, अष्टमेश की दशा में द्वादशेश का अंतर, षष्ठेश की दशा में अष्टमेश का अंतर, षष्ठेश की दशा में द्वादशेश का अंतर, अष्टमेश की दशा में सप्तमेश का अंतर, सप्तमेश की दशा में अष्टमेश का अंतर, अष्टमेश की दशा में द्वितीयेश का अंतर, अष्टमेश की दशा में तृतीयेश का अंतर, तृतीयेश की दशा में अष्टमेश का अंतर, तृतीयेश की दशा में द्वितीयेश का अंतर। जब यानी कि दूसरा घर, तीसरा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पाप प्रभाव उत्पन्न कर रहे हो और जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो या परेशानियां होने की संभावनाएं कुंडली प्रदर्शित कर रही हो, उस कंडीशन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप और पाठ इत्यादि कराना चाहिए। और अगला जो प्रश्न है ये तान्या सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश छठे भाव में। देखिए, आप डायरेक्टली अपने नाम से अपनी कुंडली से पूछ सकते हो, आप मेष लग्न लिख सकते थे, काल पुरुष की कुंडली लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश 6th भाव में 28 डिग्री के वर्गोत्तम है, सूर्य 17 डिग्री, बुध 17 डिग्री के हैं, क्या फल होगा?
मेष लग्न की कुंडली में मंगल छठे घर में बुध के घर में बैठे हुए हैं और बुध भी वहीं पर है, सूर्य भी वहीं पर है और मंगल षष्ठ स्थान में अगर 28 डिग्री पर बैठे हैं तो इवन नंबर की राशि में हो गए। कन्या राशि क्योंकि छठे घर में आएगी मेष लग्न के, इवन नंबर की राशि में यानी कि बाल्यावस्था में है और वर्गोत्तमी है। तो वर्गोत्तमी है तो ठीक है। लग्नेश का षष्ठस्थ होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता शत्रु राशि में, लेकिन मंगल को शत्रु राशि में जाने के बाद ही बल मिलता है। क्या रीजन है उसके पीछे? मंगल एक योद्धा प्लैनेट है, एक वॉरियर है और उसको शत्रु के घर में ही जाकर के अच्छा महसूस होता है। अब सूर्य और बुध भी वहीं पर बैठे हुए हैं तो ये कुछ मामलों में तो अच्छा है, जैसे शत्रुहंता योग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि को क्लियर करने के लिए इसको अच्छा माना जाएगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, हालांकि क्रोधी, अहंकार और क्रूर स्वभाव का भी बनाएगी, हालांकि वो हमारा प्रश्न नहीं है। परंतु लग्नेश के षष्ठ में जाने के चलते अवयोग तो होगा और जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब यदि वो जॉब करता है तो जॉब में, वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, राजनीति, षड्यंत्र इत्यादि का शिकार उसको होना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश षष्ठ स्थान में आ गए हैं। अब मेष लग्न के लिए लग्नेश और पंचमेश यानी कि दो शुभ भावों के स्वामी षष्ठ स्थान में चले गए, इसको कोई बहुत अच्छा भाव के दृष्टिकोण से नहीं माना जाएगा क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का षष्ठ स्थान में जाना, अगर ये लग्नेश और पंचमेश किसी अच्छे भाव में बैठते, केंद्र में बैठते, त्रिकोण में बैठते तो ये आपको बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल दे सकते थे, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, वेल्थ वाइज, लक वाइज, धर्म कर्म के दृष्टिकोण से इत्यादि से देखा जाए तो। परंतु अभी षष्ठ स्थान में बैठ गए हैं तो इस षष्ठ भाव से उत्पन्न परेशानियों को खत्म करने में अपनी ऊर्जा लगा देंगे, तो जो बहुत अच्छी चीजें आपको मिल सकती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। परंतु फिर भी पापक ग्रहों का षष्ठ में होना अच्छा माना जाता है। सूर्य मंगल की युति षष्ठ स्थान में होने के चलते आपको पराक्रमी बनाएगी, मेहनत संघर्ष के बाद में आपको सफलता मिलेगी, बहुत आसानी से चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी। अब गुरु आपके भाग्येश होते हैं, गुरु की पोजीशन यदि अच्छी है तो संघर्ष में कुछ हद तक कमी आ सकती है, नहीं तो संघर्ष के बाद ही, मेहनत के बाद ही, पराक्रम के बाद ही आपको सफलताएं मिलने वाली है, तो इस चीज को आप स्वीकार कर लीजिए। बाकी शत्रुहंता योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ तो शत्रु आपके होंगे, लोग आपको गिराना भी चाहेंगे, लोग आपको परेशान भी करना चाहेंगे, लेकिन वो आपका कोई बहुत ज्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे। प्रकृति आपके समक्ष आकर के खड़ी हो जाएगी जब भी किसी तरह की शत्रुता की स्थिति आपके जीवन काल में बनती है। ऋण आपको कभी किसी को 1 रुपया उधार नहीं देना है। वैसे तो ऋण देने और लेने दोनों से बचना चाहिए, लेकिन यदि आप ऋण ले लेते हैं तो ऋण से मुक्त होने में आपको परेशानी जाएगी, या एक ऋण से आप निकल जाते हैं तो दूसरा ऋण आपके ऊपर चढ़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि ऋण में जीवन समाप्त नहीं होता, ऋण आप चुकता करके ही जाते हो। बाकी ऋण यदि आपने किसी को उधार दे दिया, किसी को धन उधार दे दिया, तो वो धन आपके पास वापस नहीं आता है, उसको लेकर के आपको परेशान होना पड़ सकता है। और ऋण आपका ऋण देना आपके भाग्य के देने के समतुल्य ही माना जाएगा। इसके साथ ही साथ में गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो गैर कानूनी कार्यों को करने से बचिए और अपने काम से यदि मतलब रखेंगे तो वो अच्छा होगा। साथ ही साथ जरा सी बात पर लड़ने, मरने और मारने पर उतारू होने से बचना चाहिए। लग्न पर मंगल की दृष्टि हालांकि 28 डिग्री पर है, कमजोर है, लेकिन फिर भी क्योंकि वर्गोत्तमी तो है तो लग्न पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को क्रोधी और अहंकारी स्वभाव का बना देती है। तो क्रोध और अहंकार पर अगर आप नियंत्रण लगा करके रखते हो तो संघर्ष के बाद ही सही आपको सफलताएं देखने में अवश्य ही अपने जीवन काल में मिल जाएंगी। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करती रहनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से आप बचे रहें। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 116 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।